हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत प्यारा सा चैप्टर मेंसुरेशन, जिसको आप हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हो। तो आज हम क्षेत्रमिति के विषय में पूरी बात करेंगे और उसके सूत्रों के विषय में हम पूरी तरह से उसकी व्याख्या करेंगे। जिसमें आपका आता है घनाभ, आता है, देखिए घन आता है, ठीक है ना, क्यूबाइट, क्यूब, जिसको आप घनाभ घन कहते हो। बेलन आता है, शंकु आता है और गोला आता है। देखिए, जो घनाभ और घन है इसका अध्ययन करना बहुत आसान है, क्योंकि जिस कमरे में आप बैठते हो उसी कमरे को आप घनाभ के रूप का मान सकते हो। घनाभ में क्या क्या होता है, देखिए दो प्रकार की ज्योमेट्री होती है। एक होती है 2D ज्योमेट्री और एक होती है 3D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री का मतलब होता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, द्विविमीय ज्यामिति, जिसमें दो विमाएँ हों। जैसे कोई आयत होता है उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन अगर कोई कमरा है आपके पास, कोई घनाभ है, तो उसमें क्या क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ये घनाभ बनाया हुआ है। तो घनाभ में अगर आप देखें तो ये लंबाई हो गई इधर, इसको अगर हम चौड़ाई कह दें, चौड़ाई को 20 से व्यक्त करेंगे, और ये क्या हो गई, ऊंचाई। तो घनाभ में 3 विमाएँ हुआ करती हैं, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। जैसे किसी कमरे में आप बैठे हो तो उसकी एक, जैसे आप फर्श पे बैठे हो तो फर्श की एक भुजा को आप लंबाई मान लो और दूसरी भुजा को अगर आप चौड़ाई मान लो, तो जितना ऊंचा कमरा होता है या हॉल होता है वो उसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। तो इसलिए इसे 3D ज्योमेट्री बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो अगर आप देखो तो इसमें सतह कितनी होती हैं। जैसे ये मैंने एक घनाभ बनाया, तो देखो एक कमरे के आकार का है, इसमें फर्श हो गई, एक सतह हो गई, एक सरफेस, दूसरी क्या हो गई, छत हो गई। तो देखिए 2 सरफेस तो यही हो गई। एक सामने की दीवार हो गई, एक देखिए इसके पीछे दीवार दिख रही है, तो 2 दीवार ये हो गई, और एक दीवार अगर बाईं ओर है तो एक दीवार किधर है, दाईं ओर। तो इस प्रकार इसमें 6 सरफेस मिलती हैं। तो अगर हमें ये हम मान के चलें कि जैसे कोई घनाभ है आपके पास, उसकी लंबाई को अगर हम L से व्यक्त करते हैं, चौड़ाई को हम B से व्यक्त करते हैं और ऊंचाई को हम H से व्यक्त करते हैं, और अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो, पृष्ठ का मतलब होता है क्षेत्रफल और संपूर्ण का मतलब पूरा क्षेत्रफल। तो अगर मैं इसका पहला फार्मूला निकालूं और कहूं कि इसका संपूर्ण पृष्ठ देखिए क्या होगा, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा ये बराबर क्या होगा, पहली बात तो इसमें फर्श है, और जितना फर्श है उतनी ही कौन है, छत। तो फर्श एक आयताकार सतह होती है जिसमें लंबाई होती है और क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो इसलिए अगर मैं फर्श का क्षेत्रफल निकालूं तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, तो लंबाई को L से व्यक्त किया, चौड़ाई को B से व्यक्त किया तो L इंटू B। मगर जितनी फर्श देखिए उतनी ही छत है, तो इसलिए हो जाएगा 2 इंटू LB, क्योंकि 2 गुना हो गया, फर्श और छत 2 गुना हो गया, तो ये हो गया 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। प्लस अब क्या हुआ, अब एक दीवार मान लीजिए आप सामने वाली ले रहे हैं, तो जब आप सामने वाली दीवार को ले रहे हो तो देखिए इसमें चौड़ाई मिलेगी। अगर इस सामने वाली ले रहे हो तो देखिए इसमें एक लंबाई मिलेगी और एक क्या मिलेगी, ऊंचाई। यानी हम ये कह सकते हैं, अच्छा लंबाई और ऊंचाई इधर है तो उधर भी लंबाई और ऊंचाई है, क्योंकि दोनों दीवार बिल्कुल सर्वसम होंगी, समान होंगी। तो इस प्रकार हमें 2 दीवारें आमने सामने की मिल जाएंगी और 2 आगे पीछे की मिल जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं 2 इंटू B इंटू H। B जैसे ये हो गई, H ये हो गई, तो इस सतह का एरिया हो गया इसकी लंबाई गुणे इसकी चौड़ाई। मगर इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई जो टोटल माने हैं वो B है इसकी लंबाई, और जो चौड़ाई का काम कर रही है वो कौन कर रही है, ऊंचाई। इसका मतलब इसका एरिया निकालें तो ये एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा B इंटू H। मगर चूंकि जितनी दीवार एक साइड पे है उतनी जस्ट उसके अपोजिट साइड पे है, तो ये हो गया 2 गुना, और इसी प्रकार H इंटू L, और इसका कै गुना, 2 गुना, क्योंकि अब एक दीवार ऐसी है जिसमें आपको L मिलेगी और H मिलेगी,
ये पीछे वाली जो दीवार है, देखिए इसमें लंबाई है और ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे आप तो लंबाई गुणे क्या होगी, ऊंचाई, और वो भी कितनी है, 2, एक पीछे है और एक आगे है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू HL। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, LB प्लस BH और प्लस HL, यानी जो टोटल सरफेस एरिया आया जिसको हम TSA से व्यक्त कर सकते हैं, ये बराबर आ गया 2 गुणे कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई और धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो इस प्रकार ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि उसने कहा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हालांकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भाग वक्र नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य यह होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कमरे की हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो अगर, तो उसमें से कौन कम हो जाएगा, एक फर्श का क्षेत्रफल कम हो जाएगा और एक छत का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। यानी अगर हम दूसरा नंबर इसमें कहें कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये इसमें क्या मिलेगा आपको कि सिर्फ आपको फर्श का एरिया और छत का एरिया ये आपको माइनस कर देना है, यानी हटा देना है। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फर्श का एरिया था, तो जितना फर्श का था उतना ही छत का था, यानी यहाँ से हमें LB को हटा देना है, उसका 2 गुना हटा देना है। तो ये क्या बचेगा, 2B इंटू H और प्लस 2H इंटू L, अर्थात ये आएगा 2BS और प्लस कितना HL। तो ये हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इकाई स्क्वायर होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या हम कह लें तो यूनिट स्क्वायर होता है, तो ये सभी का मात्रक स्क्वायर में आएगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ हो गया जिसमें हमको सभी सतहों का एरिया लेना है, फर्श छत चारों दीवार। लेकिन अगर उसने कहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उसने हमसे पूछा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब 2 गुणे, यहां पर कितनी दीवार होंगी, 2 दीवार होंगी और उनके आमने सामने भी 2 दीवार होंगी, तो अगर हम 2 दीवारों का निकाल करके उसका दुगना कर दें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया पहला संपूर्ण पृष्ठ, दूसरा हो गया इसको वक्र पृष्ठ भी कह सकते हो और चाहे चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहो। तीसरा जो आता है वो होता है आयतन, यानी हम ये कह सकते हैं, हम जो पहला पढ़ रहे हैं वो घनाभ पढ़ रहे हैं, देखिए क्यूबॉइड कहते हैं इसको अंग्रेजी में, तो घनाभ। अब घनाभ का आयतन देखिए, अगर कोई भी आकृति इस प्रकार की हो कि वो आइडेंटिकल हो, सर्वसम हो, तो आयतन निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि सर्वसम होना चाहिए, यानी बिल्कुल एक समान ऊंचाई से उसे होना चाहिए। जैसे कोई कमरा होता है तो कमरे को अगर देखो तो आधार जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी उसकी छत होती है, यानी जितने एरिया में उसका बेस होता है, जो उसका छत होती है वो उतने ही एरिया में होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सर्वसम होगा, दीवारें बिल्कुल समान जाएंगी तो सिमेट्रिक होती हैं। तो इसलिए अगर इसका आयतन निकालें तो हम इसको लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, और आधार यानी फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई को आपने h से व्यक्त किया, तो ये हो गया आयतन का सूत्र और ये होता है LBH। अब इसके बाद जो चौथा नंबर आता है वो आता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, तो देखिए विकर्ण जो होता है, विकर्ण किसे कहते हैं कमरे का, यदि एक किनारे के नीचे कोने पे अगर कोई बांस लगा करके और दूसरी साइड पे ऊंचाई पे अगर कोई बांस टिका दिया जाए, यानी जैसे ये कोई कमरा है तो मैं इस कोने से एक बांस टिकाऊं और इस कोने पे रख दूं, तो इसे कहते हैं विकर्ण। और घनाभ के विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट के अंदर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इस प्रकार घनाभ के जो फार्मूले हैं ये मैंने 4 लिखे यहाँ पर।
पहला संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, दूसरा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, तीसरा है वॉल्यूम LBH आयतन जिसको कहते हैं आप, और दूसरा है विकर्ण। इसका डायगोनल जो होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कितना H स्क्वायर। तो देखिए घनाभ के विषय में बात किया, अगर आप घनाभ के फार्मूले याद कर लें तो घन के फार्मूले याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जो फार्मूला बेस्ड है, यानी आपको केवल इसमें फार्मूले याद होंगे तो 1 to 1 आप इसके क्वेश्चन करते जा सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ घन की बात करूँ तो घन क्या होता है, घन एक प्रकार का घनाभ होता है, बस अंतर केवल इतना है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन जो घनाभ होता है जो घन होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हों। यानी घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसमें सभी कोरें समान होती हैं, सभी भुजाएं उसकी क्या होती है बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं घन की बात करूं तो घन में क्या होता है कि L, B और H यानी लेंथ, ब्रीथ, हाइट ये तीनों आपस में बराबर होती हैं। इसलिए अगर मैं इसको किसी एक भुजा A से व्यक्त कर दूं, इसी चित्र में अगर आप इन तीनों को बराबर करके केवल A कर दो तो लंबाई भी A हो जाएगी, चौड़ाई भी A हो जाएगी और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी A हो जाएगी। तो सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं ये इसको एक शब्द में ये कहूँ कि घन की जो भुजा है अगर ये मान लीजिए कितनी है A, तो अगर मैं घन की भुजा A ले लूँ तो इसमें भी 4 सूत्र बनेंगे। नंबर 1 बनेगा टोटल सरफेस एरिया यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो बिल्कुल वही सूत्र होगा जो अभी अभी आपने घनाभ में लगाया। घनाभ में आपने लगाया था 2LB तो 2 इंटू A प्लस BH तो A इंटू A प्लस LB तो A इंटू A, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 इंटू 3A का स्क्वायर, अर्थात घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो हो जाएगा 6A का स्क्वायर। राइट है, तो केवल बस इतना ही फर्क है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जगह पर आपको एक भुजा रख देनी है जिसको मैंने मान लिया है कि घन की भुजा बराबर कितनी है A। दूसरा नंबर ये है कि अगर इसमें भी हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल लें जिसको आप कह सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप कह सकते हो लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए दो दीवारों का क्षेत्रफल हटा दो, किसका, दो दीवार का मतलब दो सतहों का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल A स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर तो A स्क्वायर, और छत का क्षेत्रफल A स्क्वायर, अगर वो हटा दें तो जो 6A स्क्वायर में से है वो 2A स्क्वायर निकाल दोगे तो आएगा 4A का स्क्वायर। तीसरा नंबर है आयतन। आयतन में आपने देखा कि घनाभ में था लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पर A इंटू A यानी इसका आयतन आ जाएगा भुजा की घाते 3 यानी A का क्यूब। तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया 6A स्क्वायर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 4A स्क्वायर, आयतन हो गया A का क्यूब। और देखिए विकर्ण जो इसका होगा तो बिल्कुल घनाभ के विकर्ण की तरह है, यानी अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर और प्लस का A स्क्वायर, अर्थात ये अंडर रूट के अंदर आ गया 3A का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो A अंडर रूट 3। विकर्ण एक भुजा है तो इसमें मान लीजिए मीटर में दिया है तो केवल मीटर ही होगा, बाकी ये आयतन है, आयतन का क्यूब होता है मात्रक, यानी मीटर क्यूब अगर मीटर में है और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, और जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक क्या होता है स्क्वायर, इसलिए उसमें अगर सेंटीमीटर में मापें दी गई हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना, और अगर मीटर में बीमाएँ दे दी गई हैं तो आप मीटर स्क्वायर कर लेना। तो घनाभ और घन इसके सूत्रों की बात हमने किया है, तो अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो घनाभ और घन में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं बेलन की, तो बेलन में देखिए क्या क्या होता है कैसे होता है, तो बेलन के सूत्रों की बात अब हम करेंगे।
देखिए अब इसके बाद बात करते हैं बेलन की। तो बेलन आपने कई अपने डेली यूज में देखे होंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये जो मार्कर है जिससे मैं लिख रहा हूँ ये भी देखिए बेलन के आकार का है। और अगर आपने बेलन देखा हो, क्रिकेट आप देखते हैं, मैच देखते हैं, तो उसमें जो पिच को रोल करने वाला होता है उसे भी बेलन ही कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ठोस बेलन की बात करता हूँ। तो देखिए बेलन में केवल दो मापें आपको चाहिए। एक तो बेलन की जो त्रिज्या होती है, बेलन का आधार जो होता है, अगर आप देखें बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है ना। तो बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार होगा, इसलिए बेलन के आधार की जो त्रिज्या होगी, अगर हम उसे आर से व्यक्त करें, यानी बेलन के आधार की त्रिज्या, इसको अगर हम कहें कि ये आर है, और जो बेलन की ऊंचाई है इसको हम h से व्यक्त करें, तो बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है, देखो ये, तो चूंकि ये वृत्ताकार है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल वो होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार किस आकार का होता है, वृत्ताकार होता है। तो अगर इसमें हम सूत्रों की बात करें कि फार्मूले कौन कौन से बन सकते हैं, तो पहला नंबर इसमें सूत्र बनेगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन का जो आधार होता है वो किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो जो सरफेस है वो वृत्ताकार मिलेगी, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बेलन में क्या होता है ना कि जितना आधार होता है उतना ही क्या होता है, शीर्ष होता है। तो जितना आधार का क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल होगा, उतना ही किसका क्षेत्रफल होगा, शीर्ष का क्षेत्रफल होगा। ये ठोस बेलन है, यानी खोखला नहीं है। खोखले बेलन की हम बाद में बात करेंगे। तो ये देखिए ठोस बेलन है यहाँ पर। तो इसके आधार की त्रिज्या अगर आर ले ली जाए तो इसका मतलब हो गया आधार का क्षेत्रफल हो गया, यानी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। जो दूसरा फार्मूला इसमें बनता है वो है बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी लेटरल सरफेस एरिया। देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब उस पृष्ठ का एरिया जो वक्राकार है। अब देखिए बेलन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेलन का ये जो भाग है गोलाई में, ये भाग, इसे हम वक्राकार भाग कहते हैं ये। और इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लें तो उसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र पृष्ठ कहो या इसको कह सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो बेसिक सूत्र है वो होता है आधार का परिमाप और गुणे क्या होता है, ऊंचाई। यानी ये होता है आधार का परिमाप और गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ये आधार वृत्ताकार है तो उसका जो परिमाप होता है, आप जानते हो कि वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और ऊंचाई क्या हो गई h, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 पाई आर इंटू एच। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आई संपूर्ण पृष्ठ की बात कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। तो अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हकीकत में देखा जाए तो इसका कोई सूत्र नहीं होता। ये फार्मूला निकाला जाता है क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जितनी पृष्ठें दिखाई दें सब का एरिया जोड़ लो। जैसे ये बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, ये पृष्ठ हो गया। अब इसमें दो सतहें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, एक आधार दिख रहा है और एक शीर्ष दिख रहा है। तो हमें आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। यानी संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल और प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अभी आपने देखा वो होता है 2 पाई आर इंटू एच, प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि इसमें आधार और शीर्ष बिल्कुल समान है और देखिए सर्वसम जा रहा है, ये देखिए ऐसे सर्वसम, तो इसलिए शीर्ष का क्षेत्रफल भी होगा पाई आर स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर।
तो अगर आप 2 पाई आर को कॉमन ले लो तो अंदर आएगा कोष्टक में h प्लस आर, अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर और कोष्टक में h प्लस आर। अब इसके बाद अगर हम इसके आयतन की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई वस्तु ऐसी है जो नीचे और ऊपर बिल्कुल आइडेंटिकल है, सर्वसम है। देखिए ये बेलन है, जितना नीचे आधार है उतना ही ऊपर इसकी ऊपरी पृष्ठ भी है, आधार और शीर्ष बिल्कुल सेम है। और ये जो आप देखिए इसकी जो ऊंचाई जा रही है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी जितना चौड़ा नीचे है उतना बीच में है, उतना और ऊपर है, उतना और ऊपर है, सबसे ऊपर भी उतना है। यानी हर जगह ये दूरी अगर हम बात करें तो ये सर्वसम है, समान है बिल्कुल। तो इसके लिए तो एक डायरेक्ट सूत्र होता है, अब वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं इस फार्मूले को, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। आप जानते हो आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h, यानी बेलन का जो आयतन आया वो आया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इस प्रकार देखिए ये जो आया ये आपका ठोस बेलन का आया है। तो ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर, और आयतन आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब हम बात करेंगे कि अगर खोखला बेलन हो तो उसका हम कैसे फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए खोखले बेलन के विषय में बात करते हैं। अब खोखले बेलन की अगर बात करें तो देखिए खोखला बेलन आपने देखा होगा घरों में जो पाइप वगैरह होते हैं उनमें थोड़ा मोटाई होती है, लेकिन अंदर वो खोखले होते हैं और बेलनाकार होते हैं। यानी बाहर से तो अगर उसको देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरह बेलनाकार है, लेकिन अगर अंदर देखा जाए तो अंदर भी वो बेलनाकार है। बस ये है कि वो किसी न किसी धातु से बना होता है, जिसमें धातु की क्या होती है, मोटाई होती है। तो जैसे मैं इस चित्र में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए बेलन जो है अंदर अगर इसको देखा जाए तो यहाँ तक है, खोखला है अंदर। और ये धातु जो लगी जिसको मैंने यहाँ पर छायांकित किया है भाग, ये डैश डैश करके, ये इसकी क्या है, मोटाई है। तो इसमें 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी। अगर हम एक ले लें केंद्र से लेकर के और अंदर तक किए तो एक त्रिज्या तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी और एक त्रिज्या पूरी बाहर तक की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक होती है बाह्य त्रिज्या और एक क्या होती है, आंतरिक त्रिज्या। तो अगर इन दोनों त्रिज्याओं को हम क्रमशः मान लें कि खोखले बेलन में अगर मान लें कि माना जो बाह्य त्रिज्या है उसको अगर आप R1 मान लो और जो आंतरिक त्रिज्या है अगर इसे आप मान लो क्या, R2, राइट है। तो 2 प्रकार की त्रिज्याएं उसमें हो जाएंगी। और अब अगर देखो हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ का मतलब वह क्षेत्रफल जो वक्राकार भाग है यानी गोलाई में है। तो देखिए जब आपने ठोस बेलन की बात किया था तो उसमें केवल ये गोलाई थी, बाहर से थी। तो एक गोलाई अंदर भी मिलेगी, जो भाग खोखला है उसके अंदर भी गोलाई मिल जाएगी, यानी बेलन का वक्राकार भाग एक अंदर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 वक्र पृष्ठ मिलेंगे, एक बाह्य वक्र पृष्ठ और एक अंदर जो खोखला है उसका भी वक्र पृष्ठ। यानी यहाँ पर हो जाएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बाह्य वक्र पृष्ठ और प्लस एक मिला आंतरिक वक्र पृष्ठ। ये देखें, अब बाह्य वक्र पृष्ठ में आप बाहरी त्रिज्या लगाइए। मैंने कहा था यहाँ पर 2 त्रिज्याएं हैं, एक आंतरिक त्रिज्या है, अगर इसको मैं R2 कर दूं और एक पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं इसको R1 कर दूं और ऊंचाई आपको मालूम है कि हम h लेंगे क्योंकि ऊंचाई तो सेम रहेगी दोनों की। तो यहाँ पर बाह्य वक्र पृष्ठ में हो जाएगा 2 पाई R1 इंटू एच और आंतरिक पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई R2 इंटू एच। अब आप यहाँ से अगर 2 पाई एच को कॉमन ले लो तो जब 2 पाई एच को कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा R1 और प्लस कितना R2। तो बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें खोखले बेलन का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो ये हो गया खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरी चीज है इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें जितनी पृष्ठ दिखाई दें वो हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले बाह्य वक्र पृष्ठ, ये बाहरी वाला वक्र पृष्ठ ये तो दिखाई ही देगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ ये दिखाई देगा, यानी दोनों वक्र पृष्ठ तो दिखाई देंगे। यानी हम जो है 2 पाई h और r1 प्लस r2 ये तो हमें लेना ही लेना है, क्योंकि दो वक्र पृष्ठ हैं, एक बाहरी है और एक आंतरिक है। तो इन दोनों का जोड़ चूंकि ऊपर लिखा हुआ है तो ये दोनों मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब देखो यहाँ पर प्लस में क्या आएगा, प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब सिरों का क्षेत्रफल क्यों लेंगे, देखिए सिरे अगर आप देखें तो तुम्हें एक आधार दिख रहा होगा, ये देखिए आधार, और एक क्या दिख रहा शीर्ष, और दोनों बराबर हैं। लेकिन इसमें ये जो पृष्ठ है जो यहाँ पर काले कलर से मैंने किया है, ये पृष्ठ ठोस सतह है। इतनी मोटी धातु का अगर कोई खोखला बेलन है तो देखो यहाँ तो धातु लगी ही हुई है। तो इस एरिया, ये जो पृष्ठ दिख रहा है तुम्हें काला काला, क्योंकि खोखला भाग तो ये है पूरा अंदर का, तो यहाँ तो कोई पृष्ठ है नहीं। लेकिन जो बाहर आपको दिख रहा है, जो गोलाई में जो मोटाई होगी धातु से, जिस धातु से बना है उसकी कुछ मोटाई होगी, तो उस एरिया को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे, आपको ध्यान होगा गोली कोष का क्षेत्रफल आपने निकाला था, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में जो खोखला भाग है उसको आप क्या करो, घटा दो। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r1 का स्क्वायर, इसमें आप घटा दो पाई r2 का स्क्वायर। तो जब खोखला भाग आप घटा दोगे तो अपने आप जो भाग मैंने यहाँ पर काले कलर से दिखाया है, ठोस एरिया है जो, उसका हमें क्षेत्रफल निकल आएगा। मगर ये जितना नीचे है उतना ऊपर भी होगा, क्योंकि ऊपर भी वही कंडीशन है। तो इसका मतलब इसका हमें कै गुना करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ये बराबर आया 2 पाई h r1 प्लस r2, और यहाँ से अगर तुम 2 पाई को कॉमन ले लो तो अंदर आएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो r1 के स्क्वायर माइनस r2 के स्क्वायर को हमने एक कोष्टक में लिखा r1 प्लस r2 और दूसरे में लिखा r1 माइनस r2। अब देखो एक पद पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 पाई कॉमन, r1 प्लस r2 कॉमन, यानी हमें यहाँ कॉमन मिल गया 2 पाई और कोष्टक में r1 प्लस r2। तो दूसरे कोष्टक में बचा h प्लस और यहाँ बचा r1 और माइनस r2। तो इस प्रकार ये कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बात समझ में आ गई, इसे कहेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जितनी सतहें दिखाई दें, एक बाहर वक्र पृष्ठ दिखाई दिया तो 2 पाई r1h, एक अंदर वक्र पृष्ठ दिखाई दिया प्लस 2 पाई r2h, नीचे का क्षेत्रफल ये मैंने भी यहाँ लिखा पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, और जितना नीचे उतना ऊपर, सबको जोड़ दो तो ये जो किताब में फार्मूला लिखा है बिल्कुल सेम फार्मूला उसी तरह आ जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है खोखले बेलन को बनाने में लगी धातु का आयतन। खोखले बेलन को बनाने में लगी धातु का आयतन या जिससे भी बना है, अगर हमें ये ज्ञात करना हो कि उसको बनाने में कितना मटेरियल लगा, उसका आयतन क्या है, तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। अगर पूरे आयतन में तुम जो खोखला भाग है उसको अगर तुम घटा दो तो अपने आप जिस मटेरियल से बना है उसी का आयतन आ जाएगा। अंदर खोखला है तो खोखले भाग को निकाल दो तो ये आ जाएगा बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, और बाह्य आयतन होगा पाई r1 स्क्वायर h और माइनस हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h। अगर आप पाई और h को कॉमन ले लें तो अंदर आएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार अगर कोई बेलन खोखला है तो उसका भी हम
सारी चीज़ें, उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इस प्रकार उसका हम आयतन भी निकाल सकते हैं कि खोखले बेलन को बनाने में कितनी धातु लगी। राइट है। तो अब हम इसके बाद चलते हैं शंकु की ओर। तो एक वीडियो में हम सभी फार्मूले आपको बता रहे हैं। अब हम लेते हैं शंकु, जिसे हम कहते हैं कोण। और शंकु आपने अगर देखा हो, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग देखे होंगे, आइसक्रीम खिलाने के लिए एक पात्र बना होता है जिसको लोग ठेलिया में लेकर के आइसक्रीम बेचा करते हैं। तो बिल्कुल शंकु के आकार का होता है, उसमें आइसक्रीम भर के खाई जाती है। या आपने देखा हो जोकर की टोपी, जो जोकर की टोपी है वो कुछ ऐसी होती है ना, नीचे से चौड़ी होती है जिसमें सिर ढक लिया जाता है, और ऊपर इस प्रकार ये नुकीली होती है। तो शंकु में देखिए क्या क्या होती हैं। शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, और जो शीर्ष होता है वो बिंदु के आकार का होता है। जैसे यहाँ पर जो ए है वो शीर्ष है, वो बिल्कुल बिंदु के आकार का है। नीचे आप देखिए ये वृत्ताकार भाग है शंकु का, और इसमें त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ली जाएगी, वो आर है। तो अगर हम ये कहें कि शंकु की त्रिज्या, अब शंकु की त्रिज्या का मतलब उसकी आधार की त्रिज्या, अगर हम उसको आर से व्यक्त करें, ऊंचाई को हम h से व्यक्त करें, तो इसमें देखिए दो ऊंचाइयां होती हैं। एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है जो त्रिज्या पर लंब होती है, केंद्र पर। देखिए इधर ये r है ना, और ये h है, तो ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, वर्टिकल हाइट इसको बोलते हैं, और ये 90 डिग्री के कोण पर होती है। लेकिन एक इसमें ऊंचाई और होती है जिसे हम तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, अंग्रेजी में से स्लैंट हाइट बोलते हैं। उसको हम L से व्यक्त करते हैं, यानी जो तिरछी ऊंचाई, या आप उसको तिर्यक ऊंचाई कह लें, तो जो तिरछी ऊंचाई होती है उसे हम L से व्यक्त करते हैं और स्लैंट हाइट कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो H और R, ये जो दोनों त्रिज्या और हाइट हैं, इसके बीच में जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो अगर आप देखो तो त्रिभुज जो AOC है ना, वो समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज है, तो अब समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो 90 डिग्री देखिए यहाँ बना, तो इसके सामने ये कर्ण हो गई, और कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ये हमको एक रिलेशन देगा कि L, R और H में क्या रिलेशन है। यानी जो तिर्यक ऊंचाई है अगर हम उसे निकालें तो अंडर रूट के अंदर होता है R स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। तो किसी भी शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना हो, और अगर R और H दिए हों, यानी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दी हो, तो L बराबर होता है अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फिर इसके बाद इसका जो पहला फार्मूला बनता है वो बनता है शंकु का वक्र पृष्ठ, और ये सूत्र होता है पाई इंटू आर इंटू एल। वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं? इसको छोड़ के जो गोलाई में भाग होगा उसका वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, CSA, है ना। तो ये हो जाएगा बराबर पाई आर एल होता है। और दूसरा होता है जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपसे बताया था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, जितनी सतहें दिखाई दें सबको जोड़ दो। तो देखो एक तो आपको गोलाई दिखेगी जिसको आपने कहा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको आपने कहा वो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो तो होता है पाई आर एल प्लस नीचे जो आधार है ये वृत्ताकार है। शंकु का आधार वो भी वृत्ताकार होता है, जैसे बेलन का आधार वृत्ताकार था वैसे शंकु का आधार भी वृत्ताकार होता है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया में हमें इसे जोड़ना होगा, यानी ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसमें पाई आर को कॉमन ले लें तो आएगा एल प्लस आर। तो ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा है आयतन। तो शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसमें हम आधार का क्षेत्रफल
गुणे ऊंचाई नहीं लगा सकते, क्योंकि जितना आधार है उतना ही शीर्ष नहीं है। आधार बड़ा है, शीर्ष छोटा है, बिंदु के आकार का है। इसलिए इसमें हम जो बेलन में कह रहे थे कि आधार का छेदफल गुणे ऊंचाई लगा देंगे, तो इसमें हम आधार का छेदफल गुणे ऊंचाई नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार संघ के ये सूत्र थे जो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिए हैं, आप इनको आराम से याद कर सकते हो। अब इसके बाद जो अंतिम आया और वो क्या है, गोला। तो आइए गोले के विषय में बात करते हैं। तो देखते हैं गोला का सूत्र क्या होता है। वृत्त आपने पढ़ा है, तो गोला भी कुछ वृत्त ही की टाइप का होता है। बस ये होता है, आपने फुटबॉल देखा होगा, तो फुटबॉल वृत्त का एक रूप है, या जिस बॉल से आप खेलते हो क्रिकेट वगैरह, वो गोला कहलाता है। तो गोले का जो केंद्र है उसको मैंने यहाँ पर ओ दिखाया। तो गोले की अगर मैं त्रिज्या ले लूँ, तो देखिए गोले की जो त्रिज्या होती है, अगर उसको r से व्यक्त किया जाए, तो इसमें जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अब इसमें देखो गोले में चाहे वक्र पृष्ठीय कहो और चाहे संपूर्ण पृष्ठीय कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि गोला चाहे आप वक्र पृष्ठ कहोगे तो भी आप उसकी गोलाई देखोगे, और संपूर्ण पृष्ठ कहोगे तो भी आपको फुटबॉल की गोलाई ही दिखेगी। तो ये जो होता है ये बराबर होता है 4 पाई r का स्क्वायर। ये गोले का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट है ना। और जो आयतन होता है ना, आयतन, ये बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इस प्रकार दो ही चीज़ें इसमें होती हैं, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, और एक होता है आयतन, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन अगर किसी गोले की ऊंचाई देखी जाए, तो अगर मैं वर्टिकल व्यास इसका ले लूँ ऐसे, तो अगर इसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या को अगर r से व्यक्त करें, तो यहाँ से लेकर के इसका जो व्यास होगा ये 2r के बराबर होगा। इसलिए अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए कि गोले की ऊंचाई कितनी लिया जाए, तो गोले की जो ऊंचाई होती है वो उसके व्यास के बराबर होती है, यानी वो होती है गोले का व्यास, और व्यास का मतलब कितना, 2 × r। तो इस प्रकार गोले की ऊंचाई की अगर बात आ जाए और h के रूप में उसे लिखना हो, तो गोले की ऊंचाई हम कह सकते हैं कि h बराबर कितनी हो जाएगी, 2r। यही है इसकी क्या, ऊंचाई, h बराबर कितना, 2r। तो गोले में पृष्ठ हो, चाहे वक्र पृष्ठ का है चाहे संपूर्ण पृष्ठ का है, वो एक ही होता है, और वो होता है 4 पाई r का स्क्वायर, और जो आयतन होता है वो 4/3 और पाई r का क्यूब। लेकिन अगर अर्धगोला की बात करें, तो यदि आपने किसी गोले ठोस चीज़ को काट के देखा हो, जैसे घरों में अगर पूरी तरह कोई सेव ले लें जो कि गोलाकार हो, और अगर उसे काटा जाए, देखिए, तो उसको काटने पर जो कटा हुआ भाग है, अगर उसको बीच से मैं काट दूं, तो देखिए वो इस प्रकार का निकल के आता है ऐसे, ये, और ये भाग ठोस है, मान लीजिए ये पूरा भाग। तो अब अगर मैं कहूं कि अर्धगोला, देखिए अब अगर अर्धगोले की बात करें, तो अर्धगोले में अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो वक्राकार भाग है, जो मुड़ा है, जिसमें गोलाई है, वो तो केवल इतना ही है, देखो इतना, ये। इसलिए अगर हम इसको निकालेंगे तो ये 4 पाई r स्क्वायर का आधा हो जाएगा। ये त्रिज्या हो गई मान लीजिए इसकी r, ये त्रिज्या, और जितनी इधर है उतनी इधर भी r होती है ये। तो अगर हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो वो होगा 2 पाई r का स्क्वायर। लेकिन अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो हो गया 2 पाई r स्क्वायर, वक्र पृष्ठ इसका हो गया, और एक देखो ऊपर भी ये जो ठोस भाग है ये भी वृत्ताकार भाग निकला। यानी इसमें हम दो चीज़ें मिलेंगी हमें, एक तो मिलेगा 2 पाई r स्क्वायर और प्लस पाई r स्क्वायर। तो इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 3 पाई r का स्क्वायर। तो पहला हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है सिर्फ 2 पाई r स्क्वायर, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक सतह और इसमें मिलती है जिसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई r का स्क्वायर, राइट है।
और जो तीसरा है वो है अर्धगोले का आयतन। तो अगर अर्धगोले का आयतन देखो तो वो पूरे गोले के आयतन का आधा होगा। पूरे गोले का होता है 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसलिए अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में भी क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन आप कह लें, उसमें इन सभी का यूज होना है, राइट है ना। इसके बाद एक आता है छिन्नक, शंकु छिन्नक का आयतन और वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन शंकु छिन्नक के आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, मगर इस वीडियो को देख करके आप सभी सूत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।